Good morning, students. Myself, Dr. Moin Atahar. अपने बच्चों के साथ जुड़कर इस YouTube के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़कर उत्साह मिला और आपके उत्साहवर्धन के कारण मुझे ये आशय मेरा हुआ कि अब मैं अपने बच्चों के साथ YouTube के माध्यम से अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो सभी विषय हैं जहां मैं जिस पर मेरी विशेषता है, विशेषज्ञ हूं, उनमें प्रॉपर्टी लॉ यानी संपत्ति अंतरण अधिनियम, BNS यानी IPC और इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड और ह्यूमन राइट से रिलेटेड और इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपके साथ अपने ज्ञान को साझा करूंगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत धारा 3 में हमने पहले इस लेक्चर सीरीज के पहले लेक्चर में, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, जिस पर मुझे बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और मुझे बहुत उत्साहवर्धन हुआ कि मैं इस चैनल को आगे बढ़ाऊं। इस क्रम में जहां मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि धारा संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 में बताया गया है निर्वचन खंड में, इंटरप्रिटेशन क्लॉज में, कि कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके बारे में धारा 3 में कहा गया कि कब संपत्ति अंतरण अधिनियम का किया जा सकता है पक्षकारों के द्वारा, पार्टीज के द्वारा। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 1 से धारा 37 तक चल और अचल दोनों ही प्रकार की संपत्तियों के अंतरण का उल्लेख है। वहीं दूसरी ओर धारा 38 की आगे की सभी धाराओं में इसी अधिनियम की केवल और केवल अचल संपत्ति के अंतरणों का वर्णन किया गया। धारा 3 निर्वचन खंड है और कहती है कि संपत्ति का अंतरण किया जाने के लिए आवश्यक है कि संपत्ति का अंतरण जब भी अंतरण किया जा रहा हो, केवल और केवल अचल संपत्तियों का अंतरण किया जाना इस अधिनियम के अधीन है। तो अचल संपत्तियां, चल संपत्ति का मतलब यह है कि जो चलायमान हो, और अचल संपत्ति है जो कि स्टेबल है। जो मैं पीछे बता भी चुका हूं आपसे कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 3 के अधीन कहा गया कि वे वस्तुएं जो भूमि से भूबद्ध हैं या वे वस्तुएं जो भूमि से उपजी हुई हैं, वे समस्त वस्तुएं अचल संपत्ति की श्रेणी में आती हैं, केवल लकड़ी देने वाले वृक्षों, उपजाऊ फसलों और घास फूस को छोड़कर। तो इस तरह से इंटरप्रिटेशन क्लॉज ये कहता है, सेक्शन 3 कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के तहत अंतरित की जाती है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांसफर इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है। मैं पीछे आपसे बता चुका हूं कि इस अधिनियम के अधीन सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, यानी ये 5 ऐसे तरीके हैं जिनके माध्यम से इस अधिनियम के अधीन संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। यानी कि विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय और दान, ये सभी की सभी इस अधिनियम के अधीन संपत्ति का अंतरण किए जाने के प्रकार हैं। इसकी बात मैं पीछे कर चुका हूं आपके साथ। संपत्ति के अंतरण की धारा 3 ये कहता है कि संपत्ति का स्वामी जो होगा वही संपत्ति का अंतरण करने के लिए अधिकृत होगा। नेमो डॉट नॉन कोड हैबिट। अब दोनों पक्षकारों का व्यस्क होना, स्वस्थित होना, यदि संपत्ति का मूल्य 100 रुपए या उससे कम है तो मौखिक अंतरण के माध्यम से, यदि यदि संपत्ति की मालियत या मूल्य 100 रुपए या उससे अधिक है तो लिखित दस्तावेज के माध्यम से ही संपत्ति का अंतरण किया जाएगा। ऐसे में जब लिखित दस्तावेज के माध्यम से संपत्ति का अंतरण किया जाएगा तो उसमें 2 अनुप्रमाणक यानी 2 अटेस्टेशन, 2 गवाहों का होना जरूरी है। उन गवाहों का भी अंतरणकर्ताओं के समान उनका व्यस्क होना, उनका स्वस्थित होना आवश्यक है। और तब जबकि
दोनों पक्षकारों के द्वारा यानी अंतरणकर्ता और अंतरती के द्वारा अंतरण ट्रांसफर और ट्रांसफरी के बीच में अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा रहा है और दो अटेस्टेशन यानी दो अनुप्रमाणक उसका उस संव्यवहार का अनुप्रमाणन कर रहे हैं, उसके उपरांत संपत्ति का पंजीकरण आवश्यक है वैधता अर्जित किए जाने के लिए। यानी अनलेस एंड अनटिल द ट्रांजैक्शन शुड नॉट बी रजिस्टर्ड इट शुड नॉट गेट लीगलिटी। तब तक जब तक कि उस संव्यवहार का पंजीकरण नहीं होगा तब तक वह संव्यवहार वैधता अर्जित नहीं करता। तो धारा 3 ये कहता है कि अचल संपत्ति में जहां कहा गया कि विक्रय द्वारा, बंधक द्वारा, पट्टा द्वारा, विनिमय द्वारा, दान द्वारा संपत्ति का अंतरण किया जाता है। मैं पीछे भी आपसे ये बता चुका हूं कि संपत्तियां दो प्रकार की होती हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल, यानी मूर्त और अमूर्त संपत्ति। तो मूर्त संपत्तियां वो हैं जो दिखती हैं, जिनको हम महसूस कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, और अमूर्त संपत्तियां वो हैं जो दिखती नहीं है, जिनको हम छू नहीं सकते हैं बट उनको हम महसूस कर सकते हैं। जैसे एक्शनेबल क्लेम्स, इसी संपत्ति अधिनियम की धारा 130 में ये कहा गया है, अनुयोज्य दावों का उल्लेख किया गया है। कहा गया कि अनुयोज्य दावे भी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि सेल, मॉर्गेज, लीज, एक्सचेंज, गिफ्ट, यानी कि विक्रय, बंधक, पट्टा, विनिमय और दान, इन सब में संपत्ति जो मूर्त संपत्ति का अंतरण किए जाने की बात कही गई है। लेकिन अनुयोज्य दावे यानी एक्शनेबल क्लेम्स को धारा 130 में, इसी अधिनियम की धारा 130 में डिफाइन किया गया और ये कहा गया कि अनुयोज्य दावों का भी अंतरण किया जा सकता है इसी अधिनियम के अधीन। अब अनुयोज्य दावे क्या है? तो कहा गया कि वे जो कोई ऐसा संपत्ति का अंतरण जो लिखित दस्तावेज के माध्यम से नहीं हुआ हो, प्रोनोट के माध्यम से किया हुआ हो, तो वह एक्शनेबल क्लेम्स या अनुयोज्य दावों की श्रेणी में आता है। जैसे तमाम सारी बीमा कंपनियां हैं, जो तमाम सारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, ये भी जो पॉलिसी करती हैं, तो जो पॉलिसीज हैं वे भी अनुयोज्य दावों यानी एक्शनेबल क्लेम्स के तहत आता है। इनका भी अंतरण किया जा सकता है, लेकिन ये अमूर्त संपत्ति की श्रेणी में आने वाली संपत्ति है। अब धारा 3 में मैं पीछे बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और मैं बताना चाहता हूं कि अचल संपत्ति के अंतर्गत जहां पर इन 5 प्रकार से संपत्तियों के अंतरण किए जाने की बात जो कही गई है, और उसमें ये कहा गया है कि दोनों पक्षकारों का वयस्क होना, स्वस्थित होना, यहां तक कि अनुप्रमाणकों का यानी एटेस्टेटर्स का, दोनों का वयस्क होना और स्वस्थित होना जरूरी है और उसका पंजीकरण भी आवश्यक है। तो धारा 3 में जितनी भी चीजें बात बताई गई थी, पहले भी मैं आपसे ये बात कह चुका हूं, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं। उससे आगे मैं धारा 5 की बात आज करता हूं। धारा 5 ये कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 ये कहती है कि इस अधिनियम के अधीन जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को ही संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। यानी कि इस अधिनियम की धारा 5 ये कहती है कि लिविंग बीइंग यानी कि लिविंग पर्सन्स के दरमियान ही के भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। किसी जीवित व्यक्ति से मृत व्यक्ति को या किसी मृत व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता। धारा 5 ये कहती है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को ही संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। यानी कि मृत व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को या जीवित व्यक्ति से मृत व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण इस अधिनियम के अधीन नहीं किया जा सकता है। यद्यपि इंडियन विल्स एक्ट यानी भारतीय वसीयत अधिनियम के तहत यह कहा गया है कि वसीयतें प्रायः मरणोपरांत ही प्रभावी होती हैं, तो वे भारतीय वसीयत अधिनियम के अधीन प्रभावी होती हैं, लेकिन संपत्ति अंतरण अधिनियम के अधीन ये आवश्यक है
कि जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को ही संपत्ति का अंतरण किया जाता है। आने वाले समय में मैं आपको धारा 13 का उल्लेख करूंगा और बताऊंगा कि किस प्रकार से किसी संपत्ति का अंतरण अजन्मे व्यक्ति के हित में किया जा सकता है। यानी अजात, अजन्मा, अनबॉर्न पर्सन के फेवर में भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी धारा 13 में प्रावधान दिए गए हैं कि धारा 13 में यह बताया गया कि किस प्रकार से संपत्ति के अंतरण किसी अजन्मे व्यक्ति के हित में किया जा सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि धारा 13 और धारा 5 दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, कहा नहीं, कतई नहीं, क्योंकि धारा 5 में जो बातें कही गई हैं उसकी अवहेलना धारा 13 नहीं करता है। समय आने पर मैं आपको धारा 13 के बारे में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन धारा 5 ये कहती है जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। धारा 5 यहां तक कहती है कि एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को, एक जीवित व्यक्ति के द्वारा कई जीवित व्यक्तियों को, कई जीवित व्यक्तियों के द्वारा एक जीवित व्यक्ति को, कई जीवित व्यक्तियों के द्वारा कई जीवित व्यक्तियों को और एक जीवित व्यक्ति के द्वारा स्वयं को भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। यानी कि यह आवश्यक है कि जो संपत्ति के पक्षकार हो, अंतरण के जो भी पक्षकार हो, उनका अंतरण के समय जीवित होना आवश्यक है। चाहे वो पक्ष अंतरण करता हो, चाहे वो अंतरती हो, दोनों का ही अंतरण के समय जीवित होना आवश्यक है। जीवित व्यक्ति से मृत व्यक्ति को या मृत व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। तो इस अधिनियम के अधीन ये कहा गया कि एक जीवित व्यक्ति के द्वारा दूसरे जीवित व्यक्ति को, एक जीवित व्यक्ति के द्वारा कई जीवित व्यक्तियों को, कई जीवित व्यक्तियों के द्वारा एक जीवित व्यक्ति को, या कई जीवित व्यक्तियों के द्वारा कई जीवित व्यक्तियों को, या एक जीवित व्यक्ति के द्वारा स्वयं को भी संपत्ति का अंतरण इस अधिनियम के धारा 5 के अधीन किया जा सकता है। यानी कि यह जरूरी है कि यह कहा गया कि धारा 5 ये कहती है कि जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किए जाने से संबंधित है, और ये कहती है कि ये जरूरी है कि धारा 5 ये कहती है कि जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किए जाने के लिए आवश्यक है कि अंतरण के समय सभी का जीवित होना, यानी ये आवश्यक है। यानी कि ये इस अधिनियम के अधीन धारा 5 की मांग है कि संपत्ति का अंतरण के समय पक्षकारों का जीवित होना परम आवश्यक है। आगे जहां सेक्शन 5 ये कहता है कि अगर लिविंग बीइंग यानी कि एक जीवित व्यक्ति से दूसरी जीवित व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किए जाने की जो बात कही गई है, तो जो अंतरण करता है वो भी जीवित हो, जो अंतरती है वो भी जीवित हो। और यहां तक कहा गया धारा 5 में कि धारा 5 ये कहती है कि एक जीवित व्यक्ति के द्वारा स्वयं को भी संपत्ति का अंतरण कैसे किया जा सकता है। अब आप सोचेंगे ये कैसे संभव है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वयं को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। धारा 5 ये कहता है कि नहीं, ये सत्य है कि किसी भी जीवित व्यक्ति के द्वारा स्वयं को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। कहा गया कि प्रायः हमने पीछे बहुत सारे विधियों में और खासतौर से विशेष रूप से विधि शास्त्र यानी जूरिस्प्रूडेंस में भी देखा है कि आप डिस्कस कर चुके हैं, हम पढ़ भी चुके हैं कि वी आर नेचुरल पर्सन, हम लोग नेचुरल पर्सन है, यानी कि हम लोग नैसर्गिक व्यक्ति हैं। और विधि के अंतर्गत ये कहा गया कि कुछ एक ज्यूरिस्टिक पर्सन यानी कुछ एक विधिक व्यक्ति के रूप में माने जाते हैं, जैसे कंपनीज, ये सभी विधिक व्यक्ति के रूप में आती हैं। इसी तरह से जैसे कोई ट्रस्ट है, कोई न्यास है, तो न्यास करने वाला व्यक्ति जो ट्रस्ट का जो ट्रस्टी है, तो ट्रस्टी अगर किसी न्यास का किसी ट्रस्ट का की स्थापना करता है, तो ट्रस्ट के द्वारा उसे या उसके द्वारा ट्रस्ट को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। इस प्रकार से जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को स्वयं अंतरण किया जाता है। और यहां पर कहा गया है कि एक जीवित व्यक्ति के द्वारा संपत्ति को स्वयं भी किया जा सकता है। अब धारा 5 ये कहती है कि स्वयं को संपत्ति का अंतरण कैसे किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति जो डबल कैपेसिटी में है,
यानी दोहरी क्षमता में कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति अगर है वो किसी कंपनी का डायरेक्टर है और उसकी अपनी व्यक्तिगत क्षमता भी है, तो कंपनी का डायरेक्टर होने के नाते वो एक कैपेसिटी में है, एक क्षमता में है, और उसका अपना व्यक्तिगत जो क्षमता है, व्यक्तिगत उसकी भी अपनी क्षमता है। तो व्यक्तिगत क्षमता से कंपनी को या कंपनी की क्षमता से स्वयं को संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। इस प्रकार से किसी संपत्ति का अंतरण स्वयं को भी किया जा सकता है। तो धारा 3 में यह कहा गया कि जीवित की अंतरण का जो संपत्ति का अंतरण करने वाले प्रावधान है, धारा 3 ये कहते हैं कि इस अधिनियम के अधीन जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को ही संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, धारा 5। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, धारा 3 और धारा 5। धारा 3 ये कहती है कि संपत्ति का अंतरण किस प्रकार किया जा सकता है, जबकि धारा 5 ये कहती है कि जबकि धारा 3 के अनुरूप अगर संपत्ति का अंतरण किया जा रहा है तो धारा 5 ये कहती है जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को ही संपत्ति का अंतरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है। और यहां तक कहा गया कि जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्तियों को, जीवित व्यक्तियों से किसी एक जीवित व्यक्ति को, किसी कई जीवित व्यक्तियों के द्वारा कई जीवित व्यक्तियों को, या एक जीवित व्यक्ति के द्वारा स्वयं को संपत्ति का अंतरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकता है। साथ ही साथ ये भी कहता है, धारा 5 कहता है कि अगर संपत्ति का अंतरण स्वयं को किया जा रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो ये कहता है कि अगर संपत्ति का अंतरण स्वयं को किया जा रहा है तो ऐसे अंतरण में उस व्यक्ति का दोहरी क्षमता में होना आवश्यक है। यानी द पर्सन शुड कैरी डबल कैपेसिटी, यानी उसका दोहरी क्षमता में होना आवश्यक है, तभी एक क्षमता से दूसरी क्षमता में वो अपने संपत्ति के अंतरण का स्वयं को कर सकता है अंतरण। यानी कि अगर संपत्ति का अंतरण स्वयं को कर रहा है तो ऐसे में उस अंतरण में हमें ये देखना है कि उस संपत्ति का अंतरण जो हो रहा है वह किस क्षमता से किस क्षमता में हो रहा है। अगर कोई व्यक्ति दोहरी क्षमता धारण करता है तो आवश्यक यह है कि कोई व्यक्ति जो दोहरी क्षमता धारण करता हो वो ही स्वयं को संपत्ति का अंतरण कर सकता है, एक क्षमता से दूसरी क्षमता में के अंतर्गत इस अधिनियम के अधीन वो संपत्ति का अंतरण कर सकता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो दोहरी क्षमता में नहीं है तो वह स्वयं को संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है। इस तरह से सेक्शन 5 ये कहता है कि इस अधिनियम के अधीन जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को ही संपत्ति का अंतरण किया जाना आवश्यक है। अगर जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण किया गया है तो निश्चित तौर पर इस अधिनियम के अधीन वो वैध है, मान्य है। और इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि संपत्ति का अंतरण वर्तमान में भी किया जा सकता है या उस संपत्ति का अंतरण भविष्य में भी किया जा सकता है। आने वाले समय में हम आपको बताएंगे। धारा 19 में निहित हित और धारा 21 में समाश्रित हित के बारे में हम आपको बताएंगे। इसी क्रम में जैसा कि यहाँ कहा गया है कि वर्तमान में भी संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है या भविष्य में भी उस संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है, लेकिन आवश्यक यह है कि अधिनियम की धारा 5 ये कहती है कि चाहे वर्तमान में हो चाहे भविष्य में हो, अंतरण के समय दोनों ही व्यक्तियों का जीवित होना आवश्यक है। इस तरह से धारा 5 ये कहती है कि जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को संपत्ति का अंतरण वैध है, मान्य है इस अधिनियम के अधीन। यहां तक कि किसी व्यक्ति के द्वारा स्वयं को भी संपत्ति का अंतरण किया जाता है। और इस तरह से संपत्ति का अंतरण जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को, जो धारा 5 की मांग है, जो धारा 5 की डिमांड है, जो धारा 5 की विशेषता है, और ये कहती है कि इस अधिनियम के अधीन जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को ही संपत्ति का अंतरण किया जा सकता है। और यहां तक कि वह स्वयं को भी किया जा सकता है यदि वह व्यक्ति दोहरी क्षमता में धारण करता है। अब धारा 3 और धारा 5 ये कहते हैं कि जो संपत्ति के अंतरण अधिनियम के आधार हैं और जो बताते हैं कि ये किस प्रकार से संपत्ति के अंतरण से संबंधित हैं और जो इसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं अधिनियम की, वो बताती हैं कि अचल संपत्ति किसे कहेंगे
यदि वो अचल संपत्ति की श्रेणी में आती है तो उसका अंतरण किया जा सकता है। लेकिन जो अंतरण करने वाला व्यक्ति है उसका भी अंतरण के समय जीवित होना आवश्यक है। अगर वह संपत्ति का अंतरण कर रहा है तो उसे अंतरण के समय जीवित होना आवश्यक है, क्योंकि अगर वह संपत्ति का अंतरण करते समय मृत है या वजूद में ही नहीं है तो वह संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकता है। इसलिए संपत्ति का अंतरण करने के संपत्ति का अंतरण करते समय उसका जीवित होना आवश्यक है। पांच ये कहती है कि जीवित व्यक्ति से जीवित व्यक्ति को संपत्ति अंतरण किया जाता है। अगली इसी क्रम में, इसी सीरीज के तहत हम अगले लेक्चर में आपको इस अधिनियम की धारा 6 के बारे में बताएंगे, क्योंकि धारा 6 बहुत महत्वपूर्ण है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से भी और विधि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से धारा 6 का बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि धारा 6 ये कहती है सभी प्रकार की संपत्तियों का अंतरण किया जा सकता है केवल कुछ अपवादों को छोड़कर। सभी प्रकार की संपत्तियों का अंतरण किया जा सकता है केवल कुछ अपवादों को छोड़कर। सेक्शन 6 कहती है कि एवरी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट फ्यू एक्सेप्शंस, यानी सभी प्रकार की संपत्तियों का अंतरण किया जा सकता है केवल कुछ अपवादों को छोड़कर। तो धारा 6 ये कहती है कि सभी संपत्तियां अंतरणीय हैं केवल कुछ अपवादों को छोड़कर। उन्हीं अपवादों का, उन 10 अपवादों का वर्णन धारा 6 में किया गया है और कहा गया है कि सभी प्रकार की संपत्तियों का अंतरण किया जा सकता है केवल कुछ अपवादों को छोड़कर। हम इसके बारे में अगले लेक्चर में आपके साथ जुड़ेंगे और आपको अपने जो भी हमारे अनुभव हैं, जो भी हमारे अभी तक की जो भी ज्ञान है, उनके साथ मैं अगले लेक्चर में धारा 6 के संदर्भ में आपसे डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर टुडे। ऐसे ही आपका उत्साहवर्धन होता रहे। मैं आभारी हूं आपका।